Hello everyone, hope you are doing well. Today we are starting with another past paper, October number 2015, variant 1 2. So let's get started. So, आजो भाईजान पार्ट क्वेश्चन नंबर 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. सो टफ लाइफ. एनीवे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इवेलुएट 0.03 टाइम 0.3. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमने कहा था कि फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करो, डेसिमल्स को इग्नोर कर दो स्टार्टिंग के अंदर. सो बस वही करते हैं. तो 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.3. मसला क्या आगे कि हमने जब भी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की है तो नंबर पूरे पूरे आते थे. अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कम जगह है, ये खाली जगह है, तो मैं एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा देता हूँ ताकि मेरी इंटरप्रिटेशन के लिए आसानी हो जाए. एंड नाउ जिस मल्टीप्लाई जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो, बाकी सारे जो है ना डेसिमल को इग्नोर कर दो. तो अब ज़ीरो हर किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो आएगा हर जगह. वेल, ये ऑटो करेक्ट करके मैंने ज़ीरो को जो रेक्टेंगल बनाता, आई नो मेरी राइटिंग गंदी है बट इतनी भी नहीं यार. 3 3 9, ज़ीरो एंड अगेन ज़ीरो. फिर आगे ज़ीरो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन वो ज़ीरो हो जाएगा. सो मल्टीप्लिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई. सिंपल ऐड करो, 0 9 0 0 0. इसको मैं इधर करके लिख लेता हूँ. 0 0 0 9 0. स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली. हमने कहा कि अब स्टेप 2 होता है कि डेसिमल भी तो पुट करना है, उस भाईजान को तो नहीं बोल सकते. हमने कहा डेसिमल के बाद जितने नंबर है काउंट करो. 1 2, ऊपर 2 है, नीचे भी देखो 1 2, नीचे भी 2 है. तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 4. तो हमने कहा डेसिमल जब हमारे 4 डिजिट्स बाद में आ रहे हैं तो डेसिमल एंड पे लगाए. अब 4 डिजिट्स हम वापस लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे. 1 2 3 4, डेसिमल इधर आ गया. सो द फाइनल आंसर इज 0.009. एंड पे जीरो डालना है, ना डालो, एक ही चीज़ है. ऑल्सो फॉर यू, फॉर दोज गाइस के नाम है और गर्ल्स जो के नाम है कॉन्फिडेंट है फ्रैक्शन के थ्रू करने के, सेम चीज़ है, और कोई मसला नहीं. डेसिमल को बेसिक होता है, वो एक ही रूल हमने करवाया होता है कि बार बार की प्रैक्टिस भी होती रहती है, तो इसलिए था. इफ़ यू गाइस आर कंफर्टेबल विद फ्रैक्शंस, गो अहेड विद दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम के नाम, ठीक है. ऑल्सो मैं बाजू का स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज के नाम स्टेप मिनिमाइज हो सकते हैं, तो आगे वो मैं बता दिया करूँगा. सो एवेलुएट 5 - 2 टाइम ये 3 - 1.4. अब अगेन ब्रॉड मैथ्स रूल आ जाता है, पहले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा. 3 - 1.4. अब इसका क्या करना है, राइट साइड पे मैं रफ कर लेता हूँ. 3 - 1.4. अब अगेन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हो तो मैं पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दूंगा. अब मैंने सोल्यूशन करना है तो 3 0 में से 4 मैं निकाल नहीं सकता, तो कटिंग की 3 2 बन गया, कैरी किया तो 10 चला गया, 1 गया तो बेसिकली 10 बन गया ना वो वाला एरिया में. तो 10 - 4 करो तो 6 बनता है, डेसिमल 2 - 1 करो तो 1 बनता है. तो इस अंदर वाली ब्रैकेट का तो आ गया 1.6 आ गया. ब्रैकेट लगाई 2 - 5. एंड नाउ जस्ट मल्टीप्लाई करना है 1.6 टाइम 2. अगेन मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे डेसिमल इग्नोर कर दो, बाद में हम ऐड कर देंगे. 6 2 12, 2 1 2 3. डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं एक ही था, तो हमने कहा उतने देर बाद हम डेसिमल लगा देंगे. तो क्या बना, 5 - 3.2. तो अब रिमाइंडर निकालो तो 5 - 3.2 करो तो 0. एंड अगेन कैरी दो 8 एंड 1.8. ठीक है, ये 1.8 आपका फाइनल आंसर का आ गया. ठीक है. अब बाजू कह रहे हो कि भाई मैं इतने स्टेप्स क्यों कर रहा हूँ, ये तो मैं एक ही नाम है 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ. ज़्यादा ज़्यादा मुझे किसकी ज़रूरत थी, मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी, वो मल्टीप्लिकेशन भी मैं मेंटली कर सकता हूँ. यू गाइस कैन डू दैट. मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कोई किसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो इस तरह के नाम है मल्टीपल ऑपरेशन को करते हुए, उनके लिए बस गाइड है. हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि अनलेस के नाम है एब्सोल्युटली नेसेसरी, इतनी ज़्यादा वर्किंग यहाँ पे हमें नहीं करनी पड़ेगी. सिर्फ ये 3 माइनस जो 1.4 था वहाँ पे ज़रूरत थी, बाकी सारा तो आप मेंटली आप आराम से कर सकते हो. बट इफ़ यू गाइस स्ट्रगल, तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा स्टेप्स करता जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2. अ ट्रेडर बाय 7 आइटम्स फॉर 4.10 ईच. ठीक है, मैं 4 10 सेंट्स बोलना चाह रहा था, पता नहीं क्यों. 5 आइटम्स फॉर 640 ईच एंड ही सेल्स ऑल ऑफ द आइटम्स फॉर $10 ईच. अच्छा, प्रॉफिट निकालना है. सो भाई हम एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एक दुकानदार ने कुछ चीज़ें खरीदी, उसने कुछ प्रॉफिट बना के ऐड करके आपको बेचेगा ना, सस्ती तो नहीं बेचेगा, अदरवाइज कितना नुकसान करेगा. तो प्रॉफिट क्या है, जो अमाउंट जिसमें उसने बेचा माइनस कर दो जो उसकी कॉस्ट है.
तो प्रॉफिट की जो इक्वेशन जनरल बनती है इज इक्वल टू रेवेन्यू या इनकम, इनकम भी कह सकते हो, रेवेन्यू मेरे अकाउंटिंग भाइयों को जो पसंद आता है वर्ड, ठीक है, इनकम माइनस के नाम है कॉस्ट। तो ये आपका ये इक्वेशन बन जाती है। अब भाईजान आपको रेवेन्यू बाद में हम देखते हैं, पहले हम कॉस्ट पूरी करते हैं। कॉस्ट के अंदर बहुत चीज़ें हैं। तो उसने कहते 7 आइटम्स है वो 410 की हैं एंड 5 आइटम्स है वो 640। मल्टीप्लिकेशन करो भाई, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो 410 की जो आइटम्स हैं वो 7 है, मल्टीप्लाई करा तो 7 जीरो ज़ा ज़ीरो, 7 वन ज़ा 7, 7 फोर ज़ा 28। डेसिमल के बाद हमने काउंट किया डिजिट्स कितने हैं 1 2, उतने डिजिट्स हम डेसिमल लेफ्ट लेके जाएंगे आंसर में। तो क्या आंसर बना 28.70। कॉस्ट आपकी क्या बनी, ये तो 7 आइटम्स थी जो कि नाम है 410 की थी, उनकी कॉस्ट आपके आ गई 28.70। अब ऐड करना 5 आइटम्स वाला, 5 आइटम्स को भी हम करते हैं। 640 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 32 बना। एंड अगेन डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम उतने डिजिट्स लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। तो 32 हमने ऐड किया इसके अंदर। तो अब सिंपल इसका फाइनल कॉस्ट हमने लिखनी है। डेसिमल वाली साइड तो वैसे की वैसी रहेगी क्योंकि इसका डेसिमल हमने कुछ ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ नंबर में ही ऐड हो रहा है। तो 8 + 2 करो तो 9 10 बनता है, 0 आ गया, 1 कैरी गया, 3 4 5 एंड 6। तो 60.70 आपकी बन गई कॉस्ट। ठीक है, 60.70 आपकी बन गई कॉस्ट। अब उसने कहा था प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट क्या होगा, रेवेन्यू माइनस के नाम है कॉस्ट। अब के नाम है रेवेन्यू, भी देख लो क्या होगा, रेवेन्यू या इनकम। अब उसने कहा हर चीज़ ने 10 की बेची है, तो मैं कहा मुझे प्राइस से पता चल गई ना 10 की बेची है। अब कितनी चीज़ें हैं, 7 वो थी, 5 ये थी, टोटल कितनी बनी, 7 + 5 कर दो, 12 बनी। तो आपका आंसर क्या बना 120। ये आपका रेवेन्यू बन गया। प्रॉफिट अब क्या होगा, प्रॉफिट होगा रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो। 120 माइनस 60.70, तो 60 तो निकाल दो तो 60 रह जाता है, 60 में से 0.7 निकालना है तो 59.3 आंसर बनता है। अब अगेन जीरो लगाना लगा दो, नहीं लगाना ना लगाओ, 59.3 आपका आंसर आ गया। चलो पार्ट बी पे चलते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $450 के नाम है फॉर 5 years at 4% पर एनम। ठीक है, अब बेसिकली हमने कहा कि 5 साल का निकालना इंटरेस्ट। एक जब हम भी हमने क्या नाम है सजैन ने भी कहा था, जब भी लेक्चर्स वगैरह में लेते थे, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कभी भी सालों को के नाम में के नाम में डायरेक्टली फॉर्मूला के साथ नहीं करना। 1 साल का निकालो इंटरेस्ट, फिर उसको देखो कि भाई आपने मल्टीप्लाई कितने चीज़ों से करना है। क्योंकि अगर होता बाज़ात होता है कि बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है, लेस देन 1 ईयर हो जाता है, बाज़ात मल्टीपल ईयर्स होते हैं, तो बंदा हर दफ़ा ना वैल्यूज़ में जिगल करता रहता है। तो अब उसको करने का तरीका क्या है भाई, 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, आगे भाई जितने हैं उसको बस मल्टीप्लाई करना उसी नंबर से। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकालें, अमाउंट थी प्रिंसिपल वो लो, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, वो 4% था, 4% का मतलब क्या होता है 4/100। कटिंग करो ज़रा, तो 45 टाइम्स 4, 45 टाइम्स 4 क्या बनता है यार, करते हैं जल्दी से। 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 17 18, तो 180 बन गया, 180/10, टक टक। ये आपका इंटरेस्ट बना 1 साल का। मल्टीप्लाई करेंगे कितने साल थे, 5, and now 8 5 is 40, 5 1 is 5 and $90 is the interest। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। चलो पार्ट 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, y varies directly as the square root of x given that y is this blah blah blah। चलो अच्छा भाई, पहली चीज़ इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना मल्टीपल स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट को पहले पढ़ो, जो वो स्टेटमेंट में क्या है उसको लिख लो नीचे फॉर्मूला या इक्वेशन की फॉर्म में, एंड देन सॉल्व इट। सो y
इज वेरीज डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो अंडर रूट ऑफ एक्स आएगा। ठीक हो गया। तो इसको मैंने कहा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल है, जो फिश सिंबल है, वो चेंज होता है इज इक्वल टू के के अंदर। तो y इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स बनेगा। ठीक हो गया। उसने गिवन दैट y इज इक्वल टू 18 व्हेन x इज इक्वल टू 9। उसने एक वैल्यू का पेयर दे दिया, उसने कहा y की वैल्यू ये है, जो x की वैल्यू ये है। पुट कर देते हैं भाईजान, हमें बस इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा k की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू क्या है 18 इक्वल टू के टाइम्स अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या है 9। अंडर रूट 9 करें तो क्या बनता है भाईजान, सॉल्व करते रहो साथ साथ। 9 ये तो होता है 3। ठीक है, हमने कहा 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो k इज इक्वल टू 18/3, k इज इक्वल टू 6, 6 से 18 होता है। k की वैल्यू आ गई ये। भाई जन k की वैल्यू को वापस फॉर्मूला में पुट करो, तब जो नया फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू 6 अंडर रूट एक्स बनेगा। उसने कहा फाइंड करो y व्हेन x इज इक्वल टू 4। अगेन वैल्यू बस पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 6 अंडर रूट 4। भाई 4 किसका, 4 का स्क्वायर रूट करो क्या आंसर आता है, कोई बता सकता है? हाँ 2 आएगा। y इज इक्वल टू 6 टू 12। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 12। ठीक हो गया। कुछ रह गए यहाँ पे? प्लस माइनस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ हमने काम किया, तो हमें प्लस माइनस का काम देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1+4x, एफ फाइंड एफ ऑफ माइनस, ठीक है 2/5। भाई जब भी आप f की वैल्यू के अंदर कुछ आएगा तो हमने उसको रिप्लेस करना है x के साथ, तो सीधा इनपुट करके वैल्यू चेंज कर देनी है। सो एफ ऑफ -2/5 इक्वल्स टू 1+4 टाइम्स, ब्रैकेट में डालो x की जगह पे ये 2/5 आ रहा है नेगेटिव, हम वो डाल देंगे। कट करो, कुछ होती कटिंग? नहीं होती, तो सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस माइनस माइनस होगा, 4 2 8/5। ठीक है, अब आगे इसको करो तो 1+8/5 करो तो क्या बनता है, 8/5 करो क्या बनता है 1, सॉरी 5 था, 3.06, तो 1.6 बनता है। तो 1 माइनस 1.6, तो आपका आंसर क्या बन गया -0.6। इसका फ्रैक्शन के अंदर आंसर भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं एलसीएम के थ्रू। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी कहता है इन्वर्स फाइंड करो। अब भाईजान इन्वर्स के लिए उसने कहता है एफ ऑफ एक्स ये है, हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स की जगह हम पहले हम वाई लिख देते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह वाई की वैल्यू, वाई की जगह जो है ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो पुट कर देता हूँ। तो 1+4x हो जाएगा। स्टेप क्या था अगला, मेक एक्स द सब्जेक्ट। ठीक है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। +1 ये तंग कर रहा है, उधर जाकर -1 हो जाएगा, तो y -1 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। x की वैल्यू आपके पास एक आ गई। अब जो अगला क्रूशल स्टेप था, हमने कहा था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, तो f इनवर्स हो जाएगा ना उधर जाके। लेमन टर्म्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, f इनवर्स ऑफ y आपका बन जाएगा x, क्योंकि आपका फंक्शन जो है, फंक्शन उन ऑपरेटर में से है जो डिवाइड नहीं होता, उसका ऑपोजिट होता है, इन्वर्स में चला जाता है। एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमें पता थी, पुट कर देते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई -1/4, सॉल्व हो गया। भाई लेकिन उसने तो कहा था एक्स मुझे बताओ, मैं बता रहा हूँ वाई में। ठीक है, अगला बंदा मांग रहा है एप्पल, मैं कह रहा हूँ ऑरेंज। तो भाई सिंपल तरीका ये है, वाई की जगह एक्स लिख दो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन 5 कहता है राइट डाउन द नंबर 0.05 ब्ला 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 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया।
अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो नोट्स हैं काइंडली रिवाइज कर लिया करो बार बार, ठीक है। आई नो टॉपिक बहुत आसान लगता है यार, सिग्निफिकेंट है, डेसिमल्स है, राउंडिंग करनी है, कितना मुश्किल हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है, ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि बच्चे राउंडिंग गलत करते हैं, सिग्निफिकेंस गलत पढ़ लेते हैं। इन इसका मैं कहूँगा पेपर से पहले नोट्स जो है ना इसके बार बार पढ़ते रहा करो, ताकि वो ना क्लियर मेमोरी में बैठा जाए। हमने बात की थी जीरो तब तक सिग्निफिकेंट नहीं होगा तब तक वो 2 नंबर की तरह सैंडविच नहीं है, ठीक है। तो या एंड पे नहीं आ रहा उसके। अब ये ज़ीरो, ये तो नहीं है, ये तो ऐसे ही भाईजान आ रहे हैं। अब ये वाला ज़ीरो है, ये किसी के दरमियान में सैंडविच है नहीं, तो ये भी नहीं सिग्निफिकेंट। 5 एक तो खुद सिग्निफिकेंट नंबर है, मैंने हमने हमारा मसला आता ज़ीरो के बाद आती थी। तो ये ज़ीरो भाईजान आपका सैंडविच है, बिल्कुल है, 5 और 4 के दरमियान में। इज दिस 4 सिग्निफिकेंट है, हाँ बिल्कुल ठीक। अब भाईजान एक रूल याद रखना हमेशा, जब भी आपको कहता है वो जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल नंबर्स का आपको बोलता है कि इधर तक मुझे राउंड करके आंसर दो, हमेशा उसके राइट वाला नेबर देखते हैं, ठीक है। अब अगर उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, मैंने जहां तक कहा था कि मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है वो है 4, मैं हमेशा उसके राइट वाला नेबर देखूंगा, क्योंकि राउंडिंग के लिए हमेशा राइट साइड पे देखते हैं ना, राउंड अप या डाउन करने के लिए हमेशा राइट साइड पे देखते हैं। अब देखो 6 था, हमने कहा था 5 या 5 से बड़ा तो राउंड अप हो जाएगा, तो हमने कहा तो राउंड अप का केस है, तो सिंपल क्या बनेगा 0.00504 की जगह आप क्या बन जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपकी राउंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो राउंड अप हो रहा है तो मैंने वो आगे आगे, तो ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। पार्ट बी, राइट बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर्स एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस, नाम है मॉन्स्ट्रोसिटी। करना क्या है भाईजान, आपने कहा कि 8.94 है, अब वन सिग्निफिकेंट फिगर है, फ्रैक्शन में करने की कोई जरूरत नहीं, तोड़ तोड़ के लिखो, एक दो लाइनें ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख लोगे तो क्वेश्चन सुकून से हो जाएगा, कोई ओवर एफिशिएंट नहीं करना अपने आप को बनाना। 8.94 है, अब वन सिग्निफिकेंट फिगर 8 है, हाँ भाई वन सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। रूल क्या था, राइट वाले नेबर को तंग करना है, राइट वाले भाईजान को पोकर को भैया आप सिग्निफिकेंट हो के नहीं हो, राइट वाले भाईजान तो 9 है, ये तो राउंड अप का केस बन जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू क्या बन गई 8.94 की जगह हम लिख दोगे 9, ठीक हो गया। आ जाओ भाई उसके ऊपर, ये 0.2 वाली की बात करते हैं, 0.201। अब भाई आपने कहा कि एक एक करके चेक करते हैं, ये ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, क्यों, ना सैंडविच हो रहा है ना अननेसेसरी है। फिर आ जाती बात ये 2 की, ये तो है, वन सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो गया। करना क्या है, राइट वाले नेबर को देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जब भी सिग्निफिकेंट हो या डेसिमल हो राउंडिंग करते हुए राइट वाले भाईजान को तंग करना है। ये तो भाईजान वो थे ही नहीं 5 से, या 5 नहीं थे ना 5 से बड़े थे, ये तो छोटे निकले। हमने कहा भाई आप चाहो हम आपसे बात नहीं कर रहे, राउंडिंग कंप्लीट करो तो क्या बनेगा 0.2। अब 28.8 करो, हमने कहा ये नंबर पहला है, हाँ सिग्निफिकेंट है। हमने कहा अगेन रूल क्या कहता है, राइट वाले भाई जिनको तंग करो, ये तो 5 या 5 से बड़े हैं, हमने कहा तो राउंड अप हो जाएगा, तो हमारा 28 की जगह क्या बन जाएगा, ये तो 30 बन जाएगा, ठीक है, राउंड अप हो गया तो ये 30 बन गया। तो अब आराम से फ्रैक्शन में पूरा कर सकते हो, 8.94 की जगह बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 0.201 की जगह बन जाएगा 0.2 एंड 28.8 की जगह बन जाएगा 30, ठीक हो गया। अब क्या नाम है, कटिंग कर लो थोड़ी सी, 3 3 सा 9, 3 10 सा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 10, ये क्या बन जाएगा 3 2 सा 6 बनेगा, तो ये 0.6 ओवर 10 बनेगा। हमने कहा कि डेसिमल भी हम नीचे लगा देते हैं एक्स्ट्रा, ताकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाए 0। हमने कहा हम हमने एक ट्रिक याद की थी, डेसिमल को हम कट कर सकते हैं अगर वो एक दूसरे के नीचे आ जाए, तो ये क्या सिंप्लीफाई होके बना 6/100, आंसर क्या बनेगा 0.06, ठीक हो गया भाईजान, और इक्वलेंट भी आके आ जाता है, ठीक हो गया। चलो वैसे यूजली ये ना 2 नंबर का होता है, एक दफ़ा कर दे दिए मैंने, ज़्यादा करवाई है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इवेलुएट करना है कि भाईजान 2 मैट्रिसेस हैं, आगे ऑपरेशन थोड़े से हो रहे हैं।
अब ये जो 3 मल्टीप्लाई बाई ये हो रहा है और ये 2 मल्टीप्लाई बाई ये जो मैट्रिक्स हो रहा है, ये दोनों है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब नंबर जो है हर मैट्रिक्स के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा याद रखना, इस साइन को मल्टीप्लाई नहीं करना, साइन को बाहर रहना, तो साइन बाहर रखते ताकि बाद में ऑपरेशन कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती मल्टीप्लाई करने की। 3 जीरो का क्या होगा 0, 3 थ्री ज़ा 9, 3 माइनस 3 माइनस 9, 3 वन ज़ा 3 हो गया। माइनस दूसरी वाली करो, 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10, 2 फोर माइनस 4 ज़ा माइनस 8, 2 माइनस 1 ज़ा माइनस 2। हेलो, ये 1 को क्या किया है, चलो माशाल्लाह, ये इसके को भी चलो। अब सिंपल माइनस करना है, 0 माइनस 2 माइनस 2। याद रखो जिधर प्लस माइनस के अंदर क्या था, जिधर वो जो नंबर है वहीं पे ऑपरेशन उसके साथ होएगा। ये माइनस था और ये माइनस 2। 9 किस किस के साथ था, 9 तो भाईजान इनके साथ था, तो 9 माइनस 10 करोगे तो आंसर क्या बनेगा, -1। -9 माइनस -8, ज़्यादा बहुत ज़्यादा माइनस में बोल चुका हूँ, मुझे बोलने नहीं चाहिए, रफ वर्किंग करनी है। जब भी बहुत ज़्यादा माइनस बोलने लग जाओगे, जितने बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, वो रफ वर्किंग करनी है। -9 -8, तो क्या बना, -9 + 8, आंसर क्या बना, -1। फिर 3 माइनस -2, बहुत माइनस बोलती हैं भाई, 3 माइनस -2, 3 + 2, आंसर क्या बना 5। एंड ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, -2 -1 -1 एंड 5, ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 7th आ गया, in the diagram 7 small triangles are shaded, shade 2 more small triangles, so the diagram will have a rotational symmetry of order 3। बेसिकली अगर मैं रोटेशनल सिमेट्री का, अगर आपने इसको रोटेट किया थोड़ा सा, दोबारा वही शेप बन रही है, फिर दोबारा रोटेट करोगे वही बनेगी। सो 3 चंक्स के अंदर पूरी रोटेशन कंप्लीट करोगे तो आपके वो 3 दफ़ा वही शेप बननी चाहिए। सो लेट्स सी कौन सी हो सकती है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, आई गेस। एक तो ये बनना चाहिए क्योंकि ये 2 कंप्लीट है, तो ये भी बनेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल बनेगा। इसके अलावा और कौन सा बन सकता है, ये ये 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक हो गया। आगे चलो। In the diagram, 10 small hexagons are shaded. Shade one more small hexagon, so the diagram will have exactly one line symmetry. अब उसने बोला ना सिर्फ एक हेक्सागोन करना है शेड। बहुत बच्चे होंगे जिनका बहुत दिल करेगा ये शेड कर दो जल्दी से, इस तरह आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता भाई। शेड करते हुए ना ये भी देखो, अगर डायग्राम को मैं कट करूँ एग्जैक्टली वो हाँ बनता है। बच्चे, अब मैं मेजोरिटी के कैसे तो वो यहाँ से काटने की कोशिश में कर रहे होंगे, ठीक है, इधर से ये जो ब्लू लाइन है इधर से कट करने की कोशिश कर रहे होंगे, इधर से होगा नहीं, ठीक है। अब जब भी कट करना होता है ना, यूजुअली डायग्राम टिल्ट करके देते हैं ताकि बच्चा भी कंफ्यूज हो जाए, तो टिल्ट करके देखे किस तरह हाफ हो सकता है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे हाफ हो रहा है, ये देख रहे हो, ये वाला टिल्ट करिए थोड़ा सा। हाँ, अब इस जो शेड हमने किया इसकी सेंस तो नहीं बन रही, क्यों भाई, ये शेड हुआ है ये किधर है, ये भाई तो गायब है, बाकी सारे तो हैं, हमने तो करना सिर्फ एक शेड था। तो अगर मैं ये ग्रीन शेड यहाँ से हटा के मैं इधर कर दूँ, सिमेट्री एग्जैक्टली बन गई आपकी, तो ये आपका शेड बन गया। तो हेलो, किधर गायब हो रहे हो, हाँ ठीक है, तो ये आपका बन गया। आ जाओ भाई पार्ट ए पे, 8 पे। ए बी सी डी ई आर 5 नंबर सच दैट, माशाल्लाह बहुत लंबी सी के नाम में इन लोगों ने लाइन बना दी है, इतनी जो मुझे भी पढ़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। सो उसने कहा है कि अब इस तरह की इनक्वालिटीज़ को पढ़ने का तरीका क्या है, प्लीज़ ग्रेटर देन लेस देन वाली बात ना करना, तो इस तरह करते हैं, इस तरह बात करो, ए इज इन बिटवीन डी एंड सी, ठीक है। आपको बच्चे पता क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, वो लेस देन वाली मैं बात क्यों नहीं करता हूँ, और बच्चे ग्रेटर देन लेस देन का उनको समझ नहीं आता, ठीक है, वो बस ग्रेटर देन लेस देन रैंडमली बोलते रहते हैं। उर्दू में बोल लो, ठीक है, पेपर तुम ही कर रहे हो ना, अपने लिए कर रहे हो, किसी को वाइवा तो नहीं दे रहे कि क्या नाम है मैंने इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है, तो इस तरह कर लो। हमने कहा है ए इज बिटवीन डी एंड सी, रफ वर्किंग बनाना करना स्टार्ट कर देते हैं, तो भाईजान डी है, फिर यहाँ पे कोई ए आ रहा होगा, फिर यहाँ पे कोई सी आ रहा होगा,
पहली लाइन हमने कंप्लीट कर ली, हमारी पहली लाइन हमने कंप्लीट कर ली। फिर हमने कहा है जो ई है वो है ए और सी के दरमियान में, ठीक है, जगह देनी है ताकि थोड़ा सा अब आए। ए और सी की तरह, ए तो ये था, सी ये था, ई इनके दरमियान में है, इधर करके कहीं आ रहा होगा। फिर हमने कहा दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। हमने कहा कि ए जो बी है अपना वो ए और ई के दरमियान में है, ठीक है। बी जो है अपना ए और ई के दरमियान में है, ए भाईजान ये है, ई भाईजान ये है, तो बी आपका इधर आ जाएगा। कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? दैट्स इट, दिस इज द एंटायर वर्किंग। अब मैं पूरा टाइम उर्दू में बात करता रहा क्योंकि मुझे ईज थी। मैंने कहा जो ये भाईजान दरमियान में आ रहे हैं, इज इन द मिडल, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन बोलता रहूँगा, मैं खुद थक जाऊंगा, कम कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो ये भाई निकल लिया डी ए बी ई एंड सी, ये आपका हो गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, at an athletic event Dave and Ed each throw a javelin, ठीक है। Dave threw 60 मीटर के मैं उसने काफ़ी लंबी थ्रो की, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर्स, ठीक है। 10 मीटर्स के पास उसने कहानी डाली हुई है। एट थ्रू 61 मीटर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, ये भी सही है भाई। एक भाई जिनको आप नियरेस्ट 10 मीटर पे राउंड ऑफ कर रहे, दूसरे को नियरेस्ट मीटर पे कर रहे, कुछ अनफेयर चीज़ लग रही है मुझे थोड़ी सी। अच्छा भाई आगे चलें। पार्टी कहता है राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर डिस्टेंस थ्रोन बाय डेव, ठीक है। डेव एंड बस्टर को देखें पहले। डेव भाई क्या कह रहे हैं, उन्होंने 60 मीटर की थ्रो की नियरेस्ट 10 मीटर पे। अच्छा ये 0 ये तो वंस की जगह पे है, 60 ये 6 है टेंस की जगह पे है, तो आपने राउंडिंग की यहाँ पे, राउंडिंग की यहाँ पे। अच्छा अब एरर कितना बनेगा, इसका हाफ होता है ना, ये तो एक्यूरेसी थी ना 10 की, एरर आपका क्या होगा, हाफ होगा ना इसका। 10/2 करो तो क्या बनता है 5 का। अब लोअर बाउंड क्या कहते हैं, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसमें से ये जो एरर है माइनस कर दो। अपर बाउंड क्या कहती है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू उसमें ऐड कर दो। तो उसे लोअर का मैं माइनस कर देता हूँ एरर, तो 55 मीटर आपका आ गया लोअर बाउंड, ठीक हो गया। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस थ्रोन बाय डेव एंड द डिस्टेंस थ्रोन बाय एड, ठीक हो गया। अब डिफरेंस निकालना है तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। बड़ी किसकी वैल्यू है भाईजान, आपकी एड भाईजान की 61 है ना, और सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, वो डेव की है, ठीक है। अब आपने कहा मैं चाहता हूं कि डिफरेंस सबसे बड़ा हो जाए, कि ये जो मेरा आंसर आया माइनस करके बहुत बड़ा हो। उसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर क्या, ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, ऐड का, ऐड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपने कहा मैं सबसे बड़ा डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, तो ये जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है। और डेव भाईजान का स्कोर कितना होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। एरो से पता चलता है ऊपर जा रहा है तो अपर बाउंड इसकी चाहिए एड की, डेव की भाईजान लोअर बाउंड चाहिए। डेव भाईजान की तो मैं लोअर बाउंड फाइंड कर ली, एड भाईजान की अपर बाउंड रहती है। एड भाईजान क्या कह रहे थे, मैं 61 मीटर मैंने थ्रो मारी और कितने पे, नियरेस्ट मीटर पे, इधर मैंने एरर किया, तो उन भाईजान का क्या होगा एरर 1/2, तो आपका 0.5 बनता है। एरर जो एक्यूरेसी थी वो 1 की थी, नियरेस्ट मीटर तो यानी 1 मीटर की, हमने कहा एरर तो उसका हाफ होता है। अब अपर बाउंड है तो मतलब इसके अंदर ऐड हम करते हैं, तो 61.5, तो ये एड भाईजान की वैल्यू आ गई। तो अब एड माइनस डे वापस करें तो क्या बनेगा, 61.5 माइनस 55.5, तो वैसे के वैसे आ गया, 0.5 तो छेड़ ही नहीं रहा। 55 में से 61 में से 55 माइनस करो तो 6 आता है आंसर, 6.5 आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक्सप्रेस द नंबर 0. इतने जीरो भाई इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगेन डेसिमल अगर राइट साइड पे जाता है पावर माइनस होती है, ये कम होती है। डेसिमल लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो पावर ऐड होती है। हॉप्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बना 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, क्योंकि राइट साइड पे जा रहे हैं पावर कम होगी। हमेशा एक चीज़ का याद रखना, ये जो ए की वैल्यू है ये
1 से लेके 9.999999 के दरमियान होना चाहिए, 10 तक टच नहीं कर सकती। 1 या 1 से बड़ी हो लेकिन 10 से छोटी होनी चाहिए। हमने का पार्ट भी कहता है पी एन क्यू की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई कर दो पी एन क्यू को। अच्छा भाई, मैं आपने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ब्रैकेट में लिखते हैं पी की वैल्यू ये थी मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू। अब मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 6 4 क्या होगा 24, और पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। क्या होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 9 10 15 हो जाता है। हमने कहा कि ए की वैल्यू ये चेक करनी है, 24 या तो 1 से बड़ा होना चाहिए था, वो बात ठीक है, लेकिन 10 से छोटा, ये तो गलत हो गया। हमने कहा डेसिमल लगाएंगे, हम पीछे ले जाते हैं। 2.4 इस रेंज में आता है, हाँ आता है। हमने जितने हॉप्स लेफ्ट साइड पे गए उतनी पावर हमारी ऐड होगी, एक हॉप था तो एक हॉप ऐड हो गया। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16, ठीक हो गया। पार्ट 2 पे आओ, p माइनस क्यू करते हैं। वो कह रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब भाईजान प्लस माइनस का रूल था, ये पावर सेम होनी चाहिए, और छोटी वाली पावर बनाते हैं आसानी के लिए, हमने कहा ये वाली बनानी है। अब ये 10 वाली की पावर 8 है, इसको मैं तोड़ देता हूँ दो 10 के अंदर, हमारा आना चाहिए 10 की पावर 7, और ये बाकी 4 वाला तो वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने 10 की पावर 8 को 10 की पावर 7 में तोड़ दिया, और बाकी कितना बच गया 10 की पावर 1, तोड़ के हमने कंप्लीट कर लिया स्टेप जो सबसे मुश्किल था। अब मैंने कहा था इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अभी वो ए वाली कहानी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इस स्टेप तक ए वाली को जरा कहानी को भूल जाते हैं। पावर आपकी सेम हो गई, पावर कॉमन ले लो, रह क्या गया 60 माइनस 4, क्या बनता है ये आपका 6, 56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब वो काम करना है वो ये वाला, ये लेफ्ट साइड पे गया, पावर में एक ऐड हुआ, तो आंसर क्या बना 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो 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 चलो। अच्छा भाई, पार्ट 1 तो बहुत सिंपल है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है 1, कुछ काम करना ही नहीं। अब पावर -1 है, पावर -1 है तो मतलब जो भी चीज़ है वो फ्लिप हो जाएगी, फ्रैक्शन फ्लिप करेंगे तो नेगेटिव पावर हट जाएगी। 3/2 क्या हो जाएगा 2/3, पावर 1 है तो वैसे के वैसे वही आंसर आएगा 2/3। सिंप्लीफाई करो, ये पावर 9x की पावर 3 टाइम्स 2, पावर जो है ब्रैकेट में लगी तो मल्टीप्लाई होगी इन दोनों के साथ, 9 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, 9 2 का स्क्वायर क्या होगा 81, एक्स की पावर 3 टाइम्स करो तो 6 बनता है, 81 एक्स की पावर 6 आपका बन गया। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। उसने कहा है एक्स प्लस 198 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 198 लिखा। अब हमने करना है फैक्टराइजेशन करनी है, अब सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, 2 से करेंगे। 2 9 18 होता है, 1 इधर कैरी चला गया, फिर 2 9 18 होता है। अब किससे हो सकता है 3 से हो सकता है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 फिर 3 3 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, क्या रह गया 11, 11 से 11। अभी आपकी फैक्टराइजेशन होगी, 198 आपका बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। मैं अपनी ईज के लिए मैं जो है ना जितने रेपिटेशन उनको इकट्ठे लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11, आपका आंसर आ गया। आगे चलो, उस तरह के m और n कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली m डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू m एंड n, ठीक है। सो भाईजान हमने करना है कि m की वैल्यू है 2 की पावर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 की पावर 2, n की वैल्यू है 2 की पावर 3 टाइम्स 3 की पावर 2 टाइम्स 7,
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू m and n. सो बेसिकली इसमें करना ही है, देखो m और n आपके पास दो नंबर हैं, अब उसको एक लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड आराम से इनको कर सकता है, तो उसके लिए आपको फाइंड करने पड़ेगा कॉमन नंबर्स। ठीक है, हमने कहा कॉमन क्या है इनके अंदर, यहाँ पे टू का टू है, थ्री टू की पावर थ्री है, तो मैक्सिमम कॉमन टू की पावर टू निकल सकती है। यहाँ थ्री है, यहाँ थ्री की पावर टू है, मैक्सिमम कॉमन थ्री निकल सकता है। तो फाइंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, टू की पावर टू टाइम्स थ्री, टू द फोर टाइम्स थ्री, आंसर क्या आ गया 12। 12 आपका फाइनल आंसर। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k सच दैट m टाइम्स k इज अ क्यूब नंबर। ठीक है, m की वैल्यू पहले फाइंड करें जरा, हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं जल्दी से। m था भाई टू स्क्वायर टाइम्स थ्री टाइम्स फाइव स्क्वायर, हमने इसको किसी मल्टीप्लाई किया k से। अब k के पास कोई टू हो सकता है, कोई थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है। अब वो क्या होगा जितना हमें चाहिए। क्यूब नंबर क्या होता है, नंबर आपस में तीन दफा मल्टीप्लाई, टू का क्यूब होता है टू टाइम्स टू टाइम्स टू, थ्री का क्यूब क्या होता है थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री, फाइव का क्यूब फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स फाइव। ठीक है, तो तीन दफा फाइव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। टू का स्क्वायर का मतलब टू दो दफा मल्टीप्लाई, टू टाइम्स टू, मुझे कितनी दफा चाहिए टू टाइम्स टू टाइम्स टू, तीन चाहिए था मुझे, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा टू। बेसिकली क्यूब का मतलब क्या, मुझे डिजायर्ड वैल्यू है, मुझे हर जगह पे थ्री की हर की पावर टू चाहिए, थ्री चाहिए सॉरी। क्यूब का मतलब मुझे ये जो m के साथ जो नंबर लिखा हुआ है ना, मुझे हर चीज़ की पावर थ्री चाहिए, तो यानी मुझे टू की पावर थ्री चाहिए, थ्री की पावर थ्री चाहिए एंड फाइव की पावर थ्री चाहिए, तब परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे अगर टू की पावर टू थी तो मुझे टू सही था सही, ताकि एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, मल्टीप्लाई यहाँ पे थ्री की पावर कुछ मतलब वन है, मुझे यहाँ तीन चाहिए, तो मुझे कितने और चाहिए थ्री की पावर टू चाहिए, और फिर फाइव की पावर टू दी हुई है, मुझे फाइव की पावर थ्री चाहिए, मुझे कितना फाइव और चाहिए फाइव की पावर वन, तो के की वैल्यू आपके पास आ गई टू टाइम्स थ्री की पावर टू टाइम्स फाइव। ठीक है, आगे सॉल्व करना कर लो, वरना ये भी एक्सेप्टेबल है। दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं। उसने कहा टू क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एग्जैक्टली सेम चीजें, बस हम लोगों ने घुमा के थोड़ी सी लिखी हुई है, टेढ़ा मेढ़ा करके वो लिख दिया। द लेंथ्स आर इन मिलीमीटर्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई जी किधर है, ये है। अब x को फाइंड करने के लिए हमने कहा कि x किसके साथ है, एक स्क्वायर जो है 90 डिग्री का बना है उसके साथ है, ठीक है, और एक एंगल 78 के साथ है। ढूंढो कौन सी साइड हो सकती है, ये एक 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पे कोई एक एंगल हो सकता है, तो मैंने कहा यही उस जगह रह जाती, तो आपका आंसर क्या आ गया 45। y की वैल्यू के y किधर है भाई, y आपने कहा ये है y, आपने कहा वो भी क्या नाम है वर्टिकल है स्क्वायर के साथ, वर्टिकल है स्क्वायर के साथ, ये वर्टिकल है स्क्वायर के साथ, तो आपका आंसर क्या बन गया 20। फिर आपने कहा z फाइंड करो, z क्या है, जो y था ना उसके ऊपर वाला एंगल था, ये वाला एंगल, तो बेसिकली आपने कहा वो ये वाला एंगल बन गया, मुझे ये वाला फाइंड करना है, ये z है, ये 78 है मुझे पता है, वो कोने वाला एंगल भी मुझे पता चल गया, ये 77 है जो आखिरी रह गया। अब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360, माइनस करो 90, ये जो स्क्वायर था, माइनस करो 78, माइनस करो 77, क्या बनता है, पहले इन तीनों को मैं ऐड कर लेता हूँ फिर इकट्ठे माइनस करूंगा। 8 2 16 15 9 10 एंड 24 245 बनता है, 50 60 160 115 आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये आपका आंसर बन गया। आगे चलते हैं। मीरा वेंट ऑन अ जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू टू आर, ठीक है, उसके तीन स्टॉप से पहले पी टू क्यू गया, फिर क्यू टू आर गया, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू टू 4 hours टू ट्रेवल 80 किलोमीटर, फाइंड एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या था भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम,
80 किलोमीटर्स था 4 आवर्स पे, तो कटिंग करो 4 मतलब 2 साइड 20 आपका आंसर आ गया इधर। In the second part of the journey from Q to R, she traveled 45 kilometers. Her average speed for the both parts of the whole journey from P to Q, Q to R was 25 kilometers. Find the time taken on the second part of the journey. अब ये भेजन इसका फॉर्मूला था अगेन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, वो सारी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम कर देते हैं, उससे स्पीड उसने हमने बता दी, उसने हमें एवरेज जो थी 25 थी, वो मैंने लिख देता हूँ। डिस्टेंस टोटल कितना था, ऊपर वाला कितना था भाई 80 किलोमीटर था, प्लस करो ये जो अभी दूसरी जर्नी का आगे टाइम किया 45, ऊपर टाइम कितना लगा था 4 आवर्स लगे थे, नीचे में नहीं पता कितने लगे, वही तुमने फाइंड करने, वो मैं टी लिख देता हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 प्लस टी डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 25 इंटू 4 प्लस टी, 80 प्लस 45 करो क्या बनता है 90, 125 बनता है। एक्सपैंड करो 25 फोर जा 100 होता है, प्लस 25 टी 125, 100 प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, टी 25 टी इज इक्वल टू 25 टी इज इक्वल टू 25 ओवर 25, यानी आंसर क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 1, यानी उसको सिर्फ 1 घंटा लगा था दूसरी जर्नी में। दैट्स इट, आगे चलते हैं। ऑन द वेन डायग्राम शेड दिया करो, अच्छा भाई पहले तो हम शेड करते हैं ना। उसने कहा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लो, एक सेकंड, इसको क्या हो गया एकदम से ऑटोमेटिक, हाँ वो बैकग्राउंड की वजह से, अच्छा है समझ गया समझ गया। अच्छा भाई उसने कहा है ए यूनियन सी, उसका कॉम्प्लीमेंट लो। ए यूनियन सी का मतलब ए और सी का टोटल एरिया, ठीक है, जितना ए और सी के अंदर एरिया आ रहा है उसको सारे को शेड करो, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल, जो पूरा जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो एरिया उसमें से निकाल दो। तो मैंने कहा ए यूनियन सी जो है पहले वो तो एरिया निकाला है ना, कौन सा बनता है, वो तो ये वाला बनता है। थोड़ा सा बड़ा करें जरा, बहुत ही छोटा है। हाँ ठीक हो गया। ये सारी मेहनत ही बेकार चली गई, चलो खैर। ये जो ग्रे एरिया है ना, ये तो उसने कहा ए यूनियन सी का था, कॉमन जो एरिया था उसको मैंने यूनिवर्सल से निकाल दिया, ग्रे एरिया ये अब आ ही नहीं सकता। बाकी जो रह गया वो क्या नाम है, इसका आंसर है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का। जो वाइट एरिया रह गया है ना, वो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, जो वाइट एरिया। उसने कहा कॉमन निकालो इसमें और बी में। अब भाई पूरा जो वाइट एरिया उसमें से कॉमन निकालना है बी का, बी का जो एरिया रह गया वही कॉमन रह जाएगा ना आपका, तो ये पूरा एरिया जो बी का है वो कॉमन है। अब छोटा करें, ये तो मैं थोड़ा सा साफ करना चाहूँगा प्लीज़, ठीक हो गया। तो ये वाला एरिया बेसिकली बनता है, वट एवर। पार्ट बी पे आओ। उसने यूनिवर्सल सेट दे दिया है 10 11 12 13 14 15 16 17 19 चलता गया है। उसने कहा है कि भाईजान W है, W कहता है कि भाई X सच दैट X इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब W का जो सेट है ना उसके अंदर सारे 2 के टेबल वाले आते हैं। H का भी सेम कहानी है, इसके अंदर 3 का टेबल आएगा सिर्फ। तो अपनी आसानी के लिए ना लिख लेते हैं W के अंदर क्या क्या आएगा। 2 का टेबल क्या है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। 3 के टेबल के अंदर, 3 का टेबल में क्या क्या आता है, 3 4 12 3, दैट्स इट। ठीक हो गया, आगे चलो। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W यूनियन H।
मतलब W यूनियन H पहले लिख लेते हैं आसानी के लिए। मतलब यूनियन होता है सारे नंबर्स लिख दो इकट्ठे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही दफ़ा लिखेंगे ऑब्वियसली। तो 10 आएगा, 12 आएगा, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है। ये आना था W यूनियन H के अंदर। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। 6 आपका आंसर आ गया। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ W इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट। H कॉम्प्लीमेंट का मतलब है भाई जो यूनिवर्सल में से सारे H के नंबर ही निकाल दो। ठीक है, तो आपने कहा यूनिवर्सल सेट जो था उसके अंदर H मैं नहीं लिख सकता, H के निकाल दो भाई, मुझे H वाले लोग अच्छे नहीं लग रहे थे। तो रह क्या यूनिवर्सल में? 10 11 12 निकल गया, 13 14 16 17 एंड 19। W हमने पहले लिखा हुआ था, W भाईजान मैंने नीचे ले आया। अब उसने कहा है इनमें कॉमन एलिमेंट है ना, उनको लिख, उनके ना लिख दो, कॉमन एलिमेंट्स लिख दो। कॉमन कौन से हैं भाई? 10 है, 14 है, 16 है, ये तीन थे। तो मैं वो लिखता हूँ, 10 है, 14 है और 16 है। ये आपका हो गया। आगे चलो, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन अब आ जाओ। फैक्टराइज वो पीस, अब टू टर्म्स है तो भाई टू टर्म्स के अंदर कहते हैं टेक एज मच कॉमन एज पॉसिबल एंड देन ट्राई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं। टू पी प्लस थ्री क्यू एंड टू पी माइनस थ्री क्यू। थ्री टर्म्स आ गया, 2n² प्लस 5n माइनस थ्री। हमने कहा कि भाई P1 का है, तो क्या नाम है, हमें टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो उसके लिए पहले तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट, सम पता होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है? पहले और आखिरी नंबर विद साइन करो, 3 2 6 और आंसर क्या है? नेगेटिव है। सम क्या है? वो 5 है लेकिन वो आंसर है पॉजिटिव। हमने कहा दो नंबर हमने फाइंड करने मिड टर्म तोड़ने के लिए। अब एक चीज़ हमें हिंट पता था कि जो साइन है ना सम का, वो बड़ी वाली वैल्यू के साथ आएगा। एक बड़ा नंबर होता है, एक छोटा नंबर होता है, बड़ी वाली के साथ प्लस आ रहा है। हमने कहा कि दो नंबर ऐसे फाइंड करने जब हम मल्टीप्लाई करें तो 6 -6 आए, क्या नाम है, ऐड करो तो 5 आए। क्या नंबर बन सकते हैं सोचो। आपका बन सकता है 3 2 ज़ा, नहीं, नेगेटिव चाहिए। 6 and 1, क्या नाम है, +6 और -1, ये बनेगा। तो 2n² प्लस 6n -n -3, क्या बनेगा? 2n कॉमन ले सकते हैं, n+3 -1 n+3, n+3 कॉमन ले लो, n2n-1 रह जाएगा। वंस अगेन 2n-1 पहले भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, ब्रैकेट आगे पीछे लिख लो, कोई मसला नहीं। बस ब्रैकेट के कंटेंट आगे पीछे नहीं कर सकते, वो गलत है। आगे चलो, एक्सप्रेस दिस दीज टू फ्रैक्शन एज सिंगल फ्रैक्शन बाई सिंपल तरीके, एलसीएम लो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या बनेगा? 4x इंटू 3y हो जाएगा। लेफ्ट वाले के बाद 4x, इसको 3y चाहिए तो ऊपर भी हम 3y से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट वाले को 4x दे देंगे। 3 3 ज़ा 9y प्लस 4 2 ज़ा 8x ओवर 4 3 ज़ा 12xy। आंसर बन गया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। चलो भाई फिर अब करते हैं इसको वापस तो। चलो, इन द डायग्राम ए बी सी डी लाई ऑन अ सर्कल सेंटर, ठीक हो गया। ओ ए सी इज डायमीटर टेंजेंट के साथ उसने डाल दिया, थोड़ी सी डायग्राम कॉम्प्लिकेट की हुई है। सो
उसने कहा है कि इंफॉर्मेशन सारी अच्छी खासी लिख दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ये हमने फाइंड करनी है। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे एक हमारा, ये एक लाइन है, ये ट्राइंगल है, देखिए लाइन है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? टेंजेंट के साथ वो रूल जो था, टेंजेंट के साथ जब भी सर्कल टच होता है 90 डिग्री का बनता है। तो ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का है। उसने कहा छोटा उससे 62 दे दी है, उसने कहा 92 में से फिर हम 62 निकाल दे, एक्स की वैल्यू आ नहीं जाएगी? में से 62 निकाल दो, 28 आंसर आता है। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड पार्ट बी कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई आपका ये है, वाई देखो, ये देखो ज़रा, ये वाई हमने फाइंड करना है ना। अब देखो एक सेक्टर क्या नाम है, सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके आइडेंटिकल एंगल वो होगा ये वाला, एंगल इज द सेम सेक्टर। ये 62 है तो ये भी 62 होगा। एंगल इन सेम सेक्टर, सेगमेंट सॉरी, सेगमेंट बोलना था, मैंने सेक्टर बोली जा रहा हूँ। जी जी फाइंड करते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, आपका जी के लिए, मेरा कैसा गायब हो गया, ये रहा, ठीक है। अब जी हमने फाइंड करना है। जी देखो एक कोई क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है, ये देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन के साथ, ये 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 एंड ये, तो ये क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड बन गई। चारों जो वर्टिसेस हैं उसके सर्कल के ऊपर आ रही हैं, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तो साइक्लिक क्वाड है। हमने कहा था कि जो ऑपोजिट एंगल है, सॉरी उनको ऐड कर दो तो उनका आंसर 180 की इक्वल आता है। तो जी जी प्लस 62 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, साइक्लिक क्वाड, ठीक है। वर्किंग करो, जी प्लस 60 प्लस ये क्या बनेगा आपका, 60 70 80 90, ठीक है, 30 132 180, तो 180 में से 132 निकालो, 8 140, तो 48 आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, 18 पे आओ। ये आ गया आपका वो इनइक्वालिटीज वाला। उससे कहते हैं साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइन विद इक्वेशन, ठीक है, उसने 3 इक्वेशन दे दी है। द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड, ठीक है, अंदर वाला एरिया है, उसने इनइक्वालिटी इससे उसने कहा कि बाउंड हो रहा है इन तीन इक्वालिटीज़ के साथ। उसने कहा इक्वालिटी बताओ कौन सी हो गई। अब इनसाइड का मतलब क्या है, वो इक्वल टू वाला साइन वाली कहानी नहीं है, क्योंकि वो होता है वो इंक्लूडिंग द बॉर्डर्स लिखता, इनसाइड का मतलब बॉर्डर्स के अंदर अंदर। अब भाई आपकी तीन इक्वेशंस है, अब हमने पता चलना है कि कौन सी है। डायग्राम पे पहले मैं लेबल कर लेता हूँ, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, और ये लाइन नंबर 3 है। लाइन नंबर 1 कौन सी है, ये तो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो किस एक्सेस को कट करती है, वाई। तो याद रखना हॉरिजॉन्टल एंगल लाइन जो भी होती है उसको वाई इज इक्वल टू की फॉर्म में होती है। वाई इज इक्वल टू की फॉर्म कौन सी है, ये है। तो लाइन नंबर 1 जो आपकी बनी वो तो बनी वाई इज इक्वल टू 6 वाली, तो मैं इज इक्वल के तो अलावा बाकी सारा लिख रहा हूँ। फिर लाइन नंबर 2 आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं थी, वर्टिकल है, वर्टिकल है, वो नीचे को एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो वर्टिकल लाइन हमेशा एक्स की फॉर्म में होती है, एक्स इज इक्वल टू सम नंबर। तो मैंने कहा लाइन नंबर जो 2 है वो तो आपकी एक्स इज इक्वल टू 3 की फॉर्म में लिखी हुई है। मैं इज इक्वल टू नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने इनइक्वालिटी का साइन लगाना है। हमें पता चल गया दो ये हैं, तो तीसरी जो स्लांट लाइन है वो तो किसी खौफनाक सी फॉर्म में लिखी होती है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 लिखा हुआ है, अगेन मैं इज इक्वल टू नहीं डाल रहा। अब रूल क्या था, अप या राइट के ऊपर आपका ग्रेटर का साइन आता है, डाउन या लेफ्ट के ऊपर लेस देन का साइन आता है। पहले 1 पे देखो, मेरे कर्सर किधर है, स्टिकमैन बनाते हैं लाइन नंबर 1 पे।
स्टिकमैन के नीचे एरिया आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो क्या बनेगा, लेस देन का साइन लगेगा। डाउन आता है तो या क्या नाम है, लेफ्ट पे आता है तो लेस देन का साइन लगेगा। फिर टू, स्टिकमैन भाई इधर बनाए जो हवा में तैर रहे हैं, उनके राइट साइड पे जगह आ रही है, तो आप राइट या अप पे ग्रेटर का साइन लगता है। तीसरी स्लांट लाइन थी, मैं दूसरा स्टिकमैन बना देता हूँ। ऊपर आ रहा है उनके, अप आ रहा है, तो ये भी ग्रेटर का साइन लगेगा। अप और राइट पे ग्रेटर, डाउन और लेफ्ट पे लेस देन। भाई आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। चलो पार्ट बी पढ़ते हैं। The point 4 comma k where k is an integer lie inside a triangle, find the value of k। अब 4 comma k कहीं आ रहा होगा, पहले से बाउंड्स वगैरह देख लें क्या हो सकती हैं। हमने बात की थी कि ये x इज इक्वल टू 3 है, तो बेसिकली यहाँ पे सारी जो पॉइंट्स है वो उसके साथ जो x की वैल्यू है वो 3 कॉमा सम y आ रही है। ठीक है, तो और y की वैल्यू, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो y की फॉर्म में, तो मुझे पता चल गया x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू इसकी फिक्स है, वो 6 की फॉर्म में आ रही होगी। ठीक है, अब मैक्सिमम x की वैल्यू क्या हो सकती है, हमने वो देखना है। मैक्सिमम x की वैल्यू क्या हो सकती है, अब उसने क्या है, 4 उसने वैल्यू दे दी हुई है। ठीक है, अब 4 की वैल्यू उसने दे दी हुई है, अब उसने कहा कि भाई उसके अलावा और कौन कौन सी आ सकती है, ये 3 कॉमा, ये 4 कॉमा क्या है ना, हमें पता चल गया x की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक, x की वैल्यू 4 आ रही है। अगर x की वैल्यू 4 है, ठीक है, वो इधर करके कहीं राइट साइड पे थोड़ा सा करके इधर करके कहीं आ रहा होगा, इधर करके पॉइंट कोई होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि इस तरह का सीन है, तो पहले तो लाइन मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4.5। तो हमने कहा कि मैक्सिमम वो क्या है, वो 6 की रेंज है ना मैक्सिमम y की वैल्यू, तो उससे छोटी वैल्यू ले लेते क्योंकि वो तो बॉर्डर थी, तो k की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ। दैट्स इट, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 19। 19 थोड़ा सा है ज़रा तंग करने वाला। उसने कहा है ऑल एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर आइदर 155 और 140, देयर आर ट्वाइस एज मैनी एंगल्स ऑफ 150 एज ऑफ 140। ठीक है, हमने कहा कि भाई हमें ईच इंटीरियर एंगल का भी हम फॉर्मूला लगा देख सकते हैं, हम टोटल्स में लगा सकते हैं। अब भाई हमने कहा कि इतनी इसने दो स्टेटमेंट लिखी है, उनको एक एक स्टेटमेंट को ना ज़रा फाइंड करते हैं। डायरेक्टली कोई फॉर्मूला में पुट नहीं करते, पहले स्टेटमेंट का देख लेते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको। सो स्टार्टिंग में हम जो लिखेंगे, अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि कितने कोई एंगल कितने पड़े हैं, उसने मुझे ये बता दी है कि जो 155 वाले जो एंगल है ना वो 2 टाइम्स हैं वो जो 140 वाले एंगल। अब मुझे 140 नहीं पता, मैं कहता हूँ वो x है, तो ये क्या बन गया, जो 155 वाले एंगल कितने होंगे, अगर 140 वाले एंगल x है वो 2 टाइम्स है, तो वो 2x बन गया। तो मेरे पास एक कहानी तो कंप्लीट हो गई। अब एक तरीका इसको सॉल्व करने का वो इंटीरियर एंगल वाला हम फॉर्मूला लगाएं। भाई बट इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला इतना लंबा हो जाएगा ना कि टाइम ज़ाया होगा और क्या नाम है ब्रेन सेल्स भी ज़ाया होंगे। ठीक है, रोना आ जाता है। सबसे आसान तरीका होता है एक्सटीरियर एंगल का। भाई किसी भी शेप का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के नाम, एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं 360 के इक्वल होता है। 155 अगर इंटीरियर एंगल है तो हमेशा क्या होता है कि 180 में से आप माइनस कर दो जो भी आपका इंटीरियर एंगल था, वो एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। तो 180 में से माइनस करो 155, क्या बनता है 5, ये 60 बन गया, 70 80, तो 25 डिग्री का तो आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया इसके साथ। फिर अगेन ये 140 है, तो 180 में से 140 निकालो तो आपका क्या आंसर है 40। जो 40 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है इसके साथ है, तो वो क्या बनेगा 2x टाइम, जो 2 टाइम्स है, अब x मतलब क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई 25 प्लस 40 टाइम्स x जो है वो इक्वल टू हो गया आपका 360 के। ठीक हो गया, एक्सपैंड करो, 25 टू से क्या होता है 50x, 40x, 360, 90x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू, चलो इरेजर भाई जना जो 360 ओवर 90, 0 से कट हुआ, 9 मजा 9 36, आपका आंसर आ गया 4। अब 4 फाइनल आंसर नहीं है, 4 बता रहा है कि भाईजान जो 140 वाले एंगल वाली जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, वो 4 हैं।
उसने नंबर ऑफ साइड्स पूछा है। उसने कहा अगर वो 140 वाले एंगल की साइड्स 4 हैं, ये 140 वाले की, तो 155 वाली कितनी थी, डबल थी इसकी, तो क्या बनेगी 4 2 8, इन दोनों को ऐड करो, 8 + 4 करो तो आपका आंसर आता है 12 साइड्स। 12 साइड्स इज द फाइनल आंसर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, क्वेश्चन 20 पे आ जाओ। तो ये आपका आ गया उसका स्टैट का क्वेश्चन। द मैसेज ऑफ 400 गोट्स में ये आपको उसने स्टार्टिंग इधर एन की वैल्यू दे दी है टोटल की, ये एन की वैल्यू आ गई। द रिजल्ट्स आर शोन इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसने कहा यूज द ग्राफ टू फाइंड द मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, n/2, उस n 400 दिया हुआ था, 400/2 करो, आंसर आता है आपका 200। जिस बच्चे ने ये 200 डायरेक्ट आंसर में लिखे उसको अल्लाह पूछे, क्योंकि भाईजान ये आपने बहुत बड़ी गलती की। जो हम रोज़ क्लास में जब स्टार्ट कराते थे ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये ग्राफ की वैल्यू है, मैंने तो पानी फेर दोगे। तो भाईजान जब भी ये आपका आएगा, ये आपका ग्राफ की वैल्यू, हमने ग्राफ पे जाना है, 200 ढूंढना फ्रीक्वेंसी को, हमने कहा वो हमने ढूंढ ली, एंड सीधी एक लाइन ही चले के आ जानी है। हेलो मैंने बड़ी कोशिश की वो पिक कर लिया उसको कि भाई स्ट्रेट लाइन में कोशिश कर रहा हूँ, आ जाओ। हेलो, ओके, ये आपकी लाइन आ गई। ठीक है, अब हमने कहा कि पॉइंट ढूंढने से जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने कहा ये 64 था, 10 बॉक्सेस है, 10 बॉक्सेस के अंदर 2 का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो 5 बॉक्सेस में आपके 1 का चेंज आएगा, तो यानी 0.2 का एक बॉक्स है। तो 1 2 3 4 5, 65 तो आपका इधर आ गया, 65.2 है, 65.4 आपका आंसर है। ठीक हो गया। अगेन अब उसने कहा 30th परसेंटाइल फाइंड करके बताओ। 30th परसेंटाइल भी क्या है, परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या था, n मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज उसने दी है। तो n क्या था 400, 30% टाइल के तो 30% ढूंढ लेते हैं। कटिंग करो, 4 1 4 2 8 4 3 12, 120 कह रहा है। अब ये अगेन आपको ऊपर जाके ढूंढने वाला 120 फ्रीक्वेंसी में से। हमने कहा ये 100 है 10 बॉक्सेस का, तो 10 10 के बॉक्सेस हुए बेसिकली आई गेस, 10 का ये बॉक्स है, तो 120 आपका इधर आ गया। आंसर क्या है आपका, यार बड़ी मुश्किल से होता है, कोई कोई पेन दाएं बाएं निकल जाता तो क्या नाम है, गलती से इधर उधर निकल जाता है तो वो पिक नहीं कर पाता। 64 आपका इसका आंसर आ गया। आगे चलो, फाइंड द नंबर ऑफ गोट्स whose mass is more than 66 kg। अब सिनेरियो क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था जब भी सिनेरियो आता है आपने फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, आपने मैथ्स वाली एक्स की वैल्यू देखनी है। तो 66 से ज़्यादा किसका भाईजान वेट है, इन लोगों का, इन बकरियों का वेट है। तो अब मैंने कहा ग्राफ से ऊपर लाइनें लगाते हैं, 60 से ऊपर ले जाओ और जो एंड वाली पॉइंट है उसको भी ऊपर ले जाओ। हमें रेस करना पड़ेगा, सही लाइन नहीं लगी। ठीक है, ये क्या था, 1 2 3 4, तो ये 240 बनता है। और एंड पे जो था, अब 400 का एंड तो यहाँ पे 70 पे आता है ना, तो ये बनता है एंड। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मैंने वो 72 से मैं एंड पे क्यों नहीं लेके गया। मैं ले तो जाता भाई, उतनी मेरे पास बकरी नहीं, हमारे पास बकरी है 400 है, 400 तो 70 तक मैक्सिमम वेट जा रहा है, तो हमने 400 हमारे पास उसी लिमिट आ गई। 72 में वैसे तो ले जाता, बट वहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है थी, तो मेरे पास बकरियाँ ही नहीं है, तो मैं 72 वाली बकरी तो मेरे पास कोई है ही नहीं, मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकता। तो 400 तो मैक्सिमम लिमिट थी, माइनस हमारा दूसरा जो ऊपर वाला आ रहा था वो 240 था। क्या आंसर आया, 60 करो तो 300 बनता, तो 160 आपका आंसर है। 160 गोट्स हैं जिनका क्या नाम है वेट, के नाम है मैं ऐसा हो 66 केजी से ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलो, पार्ट बी। It was noticed later that the scale used was were faulty and the true reading should all be 2 kg more
ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ट्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। भाई जान आपकी जो सही रीडिंग थी वो 2-2 kg ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये तो भाई आपका मसला बन गया। तो बेसिकली आपका जो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो उसी को करते हैं। मैं एक ज़रा ना चीट कोड बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे 1 सेकंड दो बस। ठीक हो गया। तो ये मैंने थोड़ा सा जो ना ग्राफ बनाया स्मूथ। ओवन नोट इतना स्मूथ ग्राफ से बनाए देते, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। अगेन उसी तरीका क्या था, उसने कहा 2-2 kg ज़्यादा डालना है ना, तो बेसिकली होना क्या था, 0-60 पे स्टार्ट होता है, 0-62 पे आना था। यहाँ पे अपने क्रॉस लगा लेना था। 100 कितने पे था, उसके क्या नाम है, ये 63.6 के ऊपर, तो अगेन 64.6 समथिंग इस तरह का ग्राफ लेना था। एंड आपने बस 2-2 kg हर 100 के ऊपर वो आपने करना था, आगे लाइन बन जानी थी। मुझे थोड़ा सा वो क्या नाम है, वो वन नोट की सेटिंग थी चेंज करनी पड़ी, तो टाइम लग गया, तो इस वजह से बीच में कट आया और रैंडम। सो ये आपका था फ्रीक्वेंसी का। 21 पे आओ। 21 आपका बेरिंग है, या बेरिंग हम इस तरह नहीं ऑनलाइन कर पाएंगे। मैं और सजैन इसी का सोच रहे हैं कि कोई इसका हल निकालें। मोस्ट प्रॉब्ली क्या नाम है, वो दूसरी क्या नाम है, वर्टिकल कैमरा के साथ वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ये लाइव जो है ना इसके ऊपर तो नहीं होगा। हम दोनों देख रहे हैं, इसका कोई हल निकालते हैं, फिर हम इसको ना इसकी कोई वीडियो बना के अपलोड करेंगे फिर आई गेस। 22 पे आ जाए भाई। 22 आपका था, पी इज़ द पॉइंट 1, -3, क्यू इज़ द पॉइंट 7, 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपका भाईजान क्या था, मिड पॉइंट जो था कहता था x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा, 1 + 7/2 बन जाएगा, दोनों एक्स को ऐड किया, तो -3 + 2/2 बन गया। सिंप्लीफाई करो क्या बनता है, 8/2, -1/2, एंड फाइनल कर दो तो 4, -1/2 आपका आंसर। ठीक हो गया। डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिख लो, बट यार ज़िंदगी मुश्किल ना करो। ठीक है, मैथ्स के अंदर ना, खसूसन P1 के अंदर एक रूल याद कर लो, कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी मुश्किल करती है, एक्स्ट्रा स्टेप्स लाती है, ना करो। ठीक है, अनलेस आपको बहुत ही मुश्किल हो रही है नाम है समझने में कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब जब फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी क्यू, ग्रेडियंट करना है। ग्रेडियंट भाई जिनका फॉर्मूला क्या था यार, मैं भूल गया। ग्रेडियंट जो था y2 - y1 था, और x2 - x1 था। तो y2 क्या भाई, पॉइंट्स देख लें साथ साथ। 2 माइनस, जब भी देखो नेगेटिव नंबर में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये भी पेपर में करना है। x2 का था 7 - 1, तो 2 - 1 + 3 होता है, 7 - 1 होता है 6, 5/6 आपका ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, लाइन एल पार्ट सी आ जाओ। द लाइन एल विद द इक्वेशन 2x - 5y = k passes द पॉइंट q, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भाई जब भी कहते हैं ना ये कोई लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, या इसका ये है वैल्यू, इन पॉइंट्स के साथ वो कर रही है, भाई सिंपल तरीका ये है, वो पॉइंट की जो x और y की वैल्यू इक्वेशन में डालो, आपका जो अननोन है वो आंसर आ जाएगा। तो q का पॉइंट क्या था, 7,2। जो q था वो था 7,2, उसमें डाल दो, तो क्या बनेगा, 2 × 7 - 5 × 2 = k। 7 2 = 14 - 5 2 = 10 = k। तो k की वैल्यू क्या आपके पास आ गई, 4। द लाइन x + ay = 3 पैरेलल टू l, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब भाई एक चीज़ देखो, उसने कि जब पैरेलल लाइन है, याद करो पैरेलल लाइन आपकी जो होती है जिनका ग्रेडियंट है बिल्कुल सेम, ठीक है, ग्रेडियंट उनका बिल्कुल सेम है। अच्छा, पहले जो लाइन एल है वो मैं दोबारा लिखना चाहूँगा, 2x - 5y, के की वैल्यू मैंने फाइंड की थी 4, ये। एक दूसरी लाइन थी x + ay = 3। भाई अब मसला ये है, दोनों टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक लाइन y = mx + c की फॉर्म में ना लिखे। बेसिकली y को सब्जेक्ट बनाओ या y को लैदा करो, तो 5y हम नेगेटिव हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 4 है तो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 5y = 2x - 4 हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दरम्यान से तोड़ देते हैं हम y = mx + c की फॉर्म में लिखने के लिए। तो y = 2/5x - 4/5 हो गया।
दूसरी लाइन कहती है कि भाई अब ये है थी, मैंने कहा एक्स प्लस और माइनस हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 3, ए सॉरी ए वाई था, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्शन करेक्शन, फिर एक्स एक्स करता हूँ। अच्छा 3/x आ गया, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3/ax। ओ माइनस करना था, मैंने ये क्या कर दिया, एक मिनट, मैंने गलती यहाँ पे राइट साइड पे की है, मैंने ये गलती मैंने अब देखी है। तो ये 3 - x था, तो 3 - x/a, तोड़ दो, तो y इक्वल्स टू -1/a x प्लस 3/a। अब मैंने कहा दोनों का ग्रेडियंट सेम है, तो यानी ये चीज़ इसके इक्वल है, तो 2/5 इक्वल्स टू -1/a, ये डिवाइड हो रहा है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, तो 2a इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -5/2, यानी -2.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलो। 23, a fair four-sided spinner is number 1, 2, 3, 4. Anil spins it once. He gets the score by doubling the number obtained. Calculate, complete the table to show the probability of his score. Score उसका 2 आया। अच्छा, उसने एक दफ़ा स्पिन करता है, उसने कहा he gets his score by doubling the number obtained। ठीक है, बेसिकली अगर उसने स्पिन किया, उसका आंसर 1 आया, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता, तो वो आंसर आता है 2 हो जाता है। उसने 12 घुमाया, उसका आंसर, उसके जो नंबर आया था वो 3 आया था, अगेन उसका रूल क्या था, वो डबल कर देगा, 3 2 6 कर देगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ही कर रहा है, तो आंसर तो आपको 1 2 3 4 में से कोई एक आएगा ना। ठीक है, देखो, घुमाया उसने डायल, पहली बारी में उसके 4 आ गया, अब वो कर क्या रहा है, तब भी वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, आंसर उसका 8 ही आएगा। 3 से भी उसने मल्टीप्लाई, जब उसका आंसर 3 आया, मल्टीप्लाई 2 किया, 6 आया, तो 2 4 6 8 जो है वो आंसर 1 2 3 4 ही है ना, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर रहा है वो 2 मल्टीप्लाई 2 करने का, तो आंसर तो आपके 1 2 3 4 ही आ रहे हैं। अब फेयर है, मतलब हर चीज़ की इक्वल चांस है, 1 के चांसेस भी इक्वल हैं, 2 के चांसेस भी इक्वल हैं, 3 के चांसेस भी इक्वल हैं, 4 के भी इक्वल हैं। अब वो उसने थोड़ी सी कंफ्यूज करने के मल्टीप्लाई 2 वाली करने डाली, 2 4 6 8 वाली, चांसेस तो इक्वल हैं सारों के, तो प्रोबेबिलिटी आपकी सारों की इक्वल बन गई 1/4, क्योंकि 4 ऑप्शन थी, तो 1/4 की प्रोबेबिलिटी हर एक की बन गई। ठीक हो गया। ये बिली, बिली स्पिन्स ट्वाइस, वो 2 दफ़ा घुमाती है। शी गेट्स अ स्कोर बाय एडिंग द नंबर्स ऑब्टेन, उसने कहा है कि भाई 2 दफ़ा घुमाया, लेट्स सपोज उसने पहली दफ़ा घुमाया उसको 1 मिला, उसने दूसरी दफ़ा घुमाया उसको 2 मिला, तो उसने कहा कि उन दोनों को ऐड करके 3 बना देती थी। ठीक हो गया, हम आगे सॉल्व करते हैं। बेसिकली उसने कहा कंप्लीट करना है, उसके पहली स्पिन के ऊपर 1 मिला, उसको दूसरी स्पिन पे उसको क्या मिला, 4। 1 + 4 करो 5 आता है, 2 + 4 करो 6 बनता है, 3 + 4 करो 7 बनता है, 4 + 4 करो 8 बनता है, तो हमने वो प्लस करके हमने दिखाना था बेसिकली। ठीक है, यूं करके मैंने बताया, ये हमारी प्रोबेबिलिटी का वो आ गया, ऑप्शन सारी आ गई हमारे पास। कंप्लीट द टेबल शोइंग द प्रोबेबिलिटीज फॉर सम ऑफ बिली स्कोर। स्कोर उसने कहा है कि क्या, अगर प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसको जो स्कोर है ना, वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा क्या है, 2 से बड़े तो सारे हैं सिवाय 2 इटसेल्फ, तो उसने कहा कि 15/16 की प्रोबेबिलिटी, टोटल 16 आउटकम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा, तो हमें पता चल गया डिनोमिनेटर में जो है ना वो तो 16 ही आना है, आधा हमारा काम हो गया। अब स्कोर के 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा कौन सा नंबर है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, 5 6 है, 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपका आंसर है। सही है। अब हमने कहा कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्कोर है वो 6 से बड़ा है, तो ये 5 वाले तो सारे गायब हुए। ठीक है, उसने कहा 6 से बड़ा, तो 6 वाले भी गायब हो गए सारे। कितने रह गए, 1 2 3, 3 रह गए। प्रोबेबिलिटी के जो स्कोर है वो 8 से बड़ा हो, तो 7 वाले भाईजान भी सारे गायब हो गए,
8 खुद गायब होगा क्योंकि उसने 8 से बड़ा क्या है। अब देखो 0 रह गया है, 0 आउट ऑफ 16 तो मैं लिखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं 0 ही लिख देता हूँ सिंपल, कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि 8 से बड़ा स्कोर है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे 0 लिख दिया। अब वो कोड कंप्लीट हो गया। पार्ट सी कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बिली स्कोर्स मोर देन अनिल। ठीक है, उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी कि उसका स्कोर जो है ना ज़्यादा है अनिल से। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी करने के लिए हमें ये करना होगा कि अब उसने कहा है, देखो उसने टेबल तुमसे फिल करवाया है, स्कोर जो है ना बिली का वो है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 8। तो एक चीज़ ऊपर नोटिस करो, जो क्या नाम है अनिल का स्कोर था वो 2468 है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर आप अनिल का स्कोर 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4। फिर भी आपने कहा लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी के नाम है जो बिली का स्कोर है वो ग्रेटर देन 2 है, उसकी ये थी। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, आप कह रहे होगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ये होगी कि जो अनिल है उसने वो 2 किया, लेकिन जो बिली था उसने बिली ने उसने ग्रेटर देन 2 किया, और अनिल ने के नाम है 4 का स्कोर बनाया था, जो बिली है उसने के नाम है ग्रेटर देन 4 का बना दिया। ठीक है, आप देख रहे हो ना। अब अनिल का जो भी स्कोर होगा 1/4 होगा, बिली के जो स्कोर है वो हमारी ये स्टेबल की वो वैल्यूज हमने ऐड कर देनी उसके अंदर। तो बेसिकली होगा क्या, मुझे एक सेकंड दो, मेरी एक सेटिंग ज़रा ख़राब हुई है, मुझे एक सेकंड दो बस। अच्छा भाई सॉरी भाई, मुझे ज़रा ना एक मतलब पॉज देना पड़ गया, मेरा लैपटॉप की स्क्रीन गायब हो गई थी। ये भी नहीं कि नाम है स्क्रीन पे बाकी चीज़ें आ रही, स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, लैपटॉप चलता स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। तो इधर से मैं डर गया था, वो स्ट्रीम भी इसी वजह से रुक गई थी मुझसे गलती से। मैं कोशिश कर रहा हूँ चलाऊँ, कुछ नहीं हो रहा। अब ये देखो मैं केस लिखा हुआ है, अनिल ने क्या किया 2 किया, लेकिन जो बिली है उसने क्या नाम है ग्रेटर देन 2 किया, फिर अनिल ने क्या नाम है 4 किया स्कोर, उसकी ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। लेकिन जो बिली थी उसने ग्रेटर देन 4 किया, अनिल ने क्या नाम है 6 किया, उसने ग्रेटर देन 6 किया। अब एक चीज़ थी, अनिल ने क्या नाम है प्रोबेबिलिटी कि उसने 8 स्कोर किया वो थी, लेकिन जो बिली थी उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रेटर देन 8 करे वो तो 0 थी। तो मैंने वो टर्मिनल लिखी, वो तो ख़त्म हो गई इसका। ठीक है, इरेजर भाई जना जो प्लीज़, प्लीज़। ठीक है, तो ये वाला एरिया तो गायब हो गया। तो ये वो सिंपल एक्सप्लेनेशन थी। तो मैं 1/4 कॉमन ही ले लेता हूँ, अपनी ज़िंदगी आसान कर लेता हूँ। 15/16 प्लस 10/16 प्लस 3/16 ऐड करो, 15 प्लस 10 करो 25, 25 तो 28/16, 4 1 4 7 4 तो आपका आंसर क्या आ गया 7/16, 7/16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका आपका क्वेश्चन आया। ये थोड़ा सा जरा क्या नाम है तंग करने वाला सवाल था, पार्ट सी। तो ये मैं तुम्हें मानूँ 24 पे आओ भाई। फर्स्ट ऑफ अ सीक्वेंस इज 13। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो उसने बता दी आपको कि 13 है। The following terms are found by alternately adding 4 and 6 to the previous term। पहले 4 ऐड करो 9 में तो बनता है 13, फिर 6 ऐड करो 13 क्या। ठीक है, तो अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 13 में 4 ऐड करोगे तो आपका बनता है 17, 17 में 6 ऐड करोगे तो बनता है 23, फिर आपने +4 किया, फिर +6 किया, फिर +4 किया, अब आपने +6 करना है, फिर +4 करना है। 37 में +6 करो तो क्या बनता है, आपका बनता है 43, फिर +4 करोगे तो बनता है 47, 43 एंड 47 आपका आ गया। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द टर्म दैट इज क्लोजेस्ट टू 999, 999 से क्लोजेस्ट। तो इसको करते हैं जल्दी से। अब पूरा सीक्वेंस देखो क्या चल रहा है, 13 1723 2733 3743 अब यहाँ पे मुझे बताओ, एंड पे तो या तो 3 आएगा या 7 आएगा, तो क्या बन सकता था 993 या 997। सबसे क्लोज कौन सा है, वो तो 997 है, तो मैंने 997 लिख दिया।
क्योंकि 1131723273373337434799939997 वो लॉजिक. Write down the difference between the values of the 91st and 93rd term. 91st and 93rd term. ठीक है, आ जाओ. अब एक चीज गौर से देखो, नंबर्स में डिफरेंस क्या क्या आ रहा है. 13 से हम 23 पे गए, कितने फर्क, 1 2. दो नंबर्स के जब आपका चेंज हुए तो आपका +10 हुआ, फिर दो नंबर चेंज हुए +10 हुआ, फिर दो नंबर चेंज हुए +10 हुआ. अब मुझे बताओ डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि चेंज कितना आया है. 91 से 93, 92nd 93rd, दो नंबर चेंज हुए तो कितना फर्क आना चाहिए, 10 का. ठीक है. फाइंड द 80th टर्म. 80th टर्म, पहली टर्म क्या थी 13, दूसरी 17, तीसरी 23, 27, 33, 37, 43, 47. 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आएगा 53, 9 एंड 57. 10th आपकी थी 57. आपको पता चल गया 10th पोजीशन पे आप 57 पे थे. आपने कौन सी फाइंड करनी है, 80th. ठीक है, 80th आपने फाइंड करनी है. ठीक है, तो बेसिकली आपका जो 10 10 10 का जो चेंज आ रहा था आपके नाम में, वो आप 80 पोजीशन पे भी जाके हमने करना है. अब उसको करने के लिए बेसिकली करना है, ये हमें पता चल गया कि 10th पोजीशन पे आपका 57 बन रहा है. ठीक है, तो 70 स्टेप्स हो रहे हैं, अब उनको हम करते हैं जल्दी से हम. अब हर बारी देखो ऐड कितना कितना हो रहा है. 10 बारियों के अंदर 50 ऐड हो रहा है ना, 10 20 30 40 50. तो मतलब हमारी 10 बारी में हमें पता चल गया 57, तो हमें पता चल गया 10th पोजीशन पे था. हर हर 10 नंबर के बाद कितना ऐड हो रहा है, 50. कितने दफ़ा और ऐड करना है, 10 तो हमने कर लिया था, 7 टाइम वो करना ना 10 को और, तो ताकि 70 और हो जाए. तो क्या बनेगा 450, सॉरी 350. 350 था, 450 की मैं क्यों लिख रहा हूँ इधर, 35 होता है. ब्रदर इरेजर भाईजान आ जाओ यार. एक तो जो वन नोट रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है ना, बड़ा दुख होता है. आ गया 350. 57 पहले से था, ऐड करो तो 407 आपका आंसर आ गया. ठीक है, द nth टर्म इज 207, फाइंड n. उसने nth टर्म दे दी है कि भाईजान 203 है, फाइंड करो nth टर्म. ठीक है, हमें पता चल गया था कि आपका क्या जो 10th थी 57th टर्म. ठीक है, 57th जो था आपका वो 10th टर्म थी. ठीक है, एंड अप कहाँ पे हो रहा है, 3 पे. तो मैं 3 वाली टर्म कौन सी थी, वो 9 पे थी. बेसिकली अगर मैं 53 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 9th टर्म थी. ठीक है, हमने क्या कहा था कि हर 10 टर्म के बाद 50 ऐड हो रहा है. तो हमने कहा कि मैं 200 के करीब लेके जाना ना, 50 तो मेरे पास है, तो मुझे 150 और चाहिए. बेसिकली मुझे 3 दफ़ा और ऐड करना पड़ेगा 50, ताकि 203 बन जाए ना. क्योंकि 53 ये था, 150 ये हो गया, 150 + 50 करो तो 203 बनता है. तो ये कितना बना, मैंने कहा था जो 50 वो 10 बारियों के बाद ऐड होता है, तो 10 टाइम 3 होगा. तो 30th तो वो थी 9, वो थी, तो आपका आंसर आ गया 39th टर्म. एन की वैल्यू आपके पास आ गई 39th. ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हो गया. आई नो ये बहुत वियर्ड था, ये नॉर्मल उसके सीक्वेंसेस के बिल्कुल परे हैं, तो ये थोड़ा सा ना तंग करने वाला था. लकीली इसके अंदर ज़्यादा वेटेज नहीं थी, तो मैक्सिमम आपका 1 2 3 4 मार्क्स आपके एड्रेस थे इस पेपर के अंदर, इसके ऊपर. आगे चलो, कितने क्वेश्चन है, 25 एंड 26. चलो आज कंप्लीट करें जल्दी से इसको यार. द डायग्राम शो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार. ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया है. उसने कहा है कि फाइंड करो एक्सेलरेशन व्हेन ऑफ कार ए व्हेन t इज इक्वल टू 7. t इज इक्वल टू 7 यहाँ के करके कहीं आ रहा होगा. ठीक है, इधर गए कुछ एक्सेलरेशन आपकी आ रही है. ठीक है, वो तो मैंने स्पीड पे वैसे कर दिया, आदत है 7 पे. अब याद रखो हमारा जो कन्वर्जन था, डिस्टेंस स्पीड एक्सेलरेशन. इधर जाएंगे, राइट साइड पे जाते हैं तो हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो हम एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं. अब हम स्पीड टाइम ग्राफ पे थे ना, हमारा ग्राफ कौन सा, स्पीड टाइम ग्राफ.
हमारा स्टिकमैन इधर खड़ा था, उसको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, तो हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए था, दो पॉइंट चाहिए होते हैं। ये क्या था, एक्स की वैल्यू क्या है 10, वाई की वैल्यू 15, और ये 0,0 वाला पॉइंट बड़ा मजे का। एक्सेलरेशन क्या होगी, ग्रेडियंट फाइंड करना है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है 15 माइनस y1 0, x10 x2 था 10 माइनस 0, तो 15/10 आपका आंसर आया 3/2, यानी 1.5 आपकी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, find the acceleration in terms of k for the distance move, find an expression in terms of k for the distance moved by a car between t is equal to 0 and t is equal to k, where k is greater than 10, give your answer in its simplest form। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने कहा दोबारा स्टिकमैन के ऊपर जरा बिठाते हैं। हमने कहा स्टिकमैन अभी अगेंस्ट स्पीड टाइम ग्राफ था, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने एरिया फाइंड करना है, किधर तक का, यहाँ तक का। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इधर ट्रेपीजियम नहीं बन रहा, ट्रेपीजियम नहीं बन रहा, तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला निकाल दो, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। पैरेलल लाइंस कौन सी होगी, एक ये वाली होगी। अब अगेन टाइम चल रहा है ना, टाइम तो पूरा पूरा लेंगे हम, क्या एक एंड पॉइंट लेंगे जो के है इसका। अब मसला ये था, कंट्रोल जी, ये जो ऑटोमेटिकली आपने किया है, फिर आपने कहा ये दूसरी पैरेलल लाइन तो ये बनती है, उसका एंड पॉइंट तो के है, लेकिन स्टार्टिंग तो आपकी 10 से हो रही है, तो अब के माइनस 10 कह दोगे इसको, तो दो आपकी साइड्स बन गई 1/2 इंटू, एक तो के आ गया प्लस के माइनस 10 दूसरी आ गई साइड। हाइट क्या थी भाई, आपकी हाइट क्या थी 15, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2k माइनस 10 इंटू 15। अब मैं 2 कॉमन ले लूँ इसमें, 1/2 इंटू 2 इंटू के माइनस 5 इंटू 15, 2 से कट गया, के माइनस 5, मुझे इरेजर चाहिए, मेरा ये ख़त्म हो रहा है अंदर से, प्लीज़ इरेजर भाई जाने का आखिरी हेल्प दे दो। चलो थोड़ी सी तो आ गई, के माइनस 5 इंटू 15, ये आंसर आ गया। ये एक्सपैंड कर दो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म यही आ जाती है 15 के माइनस 75, ये आपका आंसर आ गया। car B travels at constant speed of 12 meter per second at the same direction as A. On the diagram, sketch the speed time graph of car B. अब कांस्टेंट 12 मीटर पर सेकेंड है, स्केच करना है तो एस्टिमेटेड बेसिकली आप बनाओगे ना, 10 ये है, 15 ये है, दरमियान में 20% थोड़ा सा नीचे करके मैं बना देता हूँ स्ट्रेट लाइन। ये कार बी आ गई, ठीक है। व्हेन टी इज इक्वल टू 0 कार बी पासिस कार ए, ठीक है। व्हेन टी इज इक्वल टू के कार कार ए ओवरटेक्स कार बी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, उसने कहा कि जब स्टार्टिंग पे थे ना, वो गाड़ी भी क्रॉस करके आगे चलेगी, जब स्टार्टिंग पे थे, जब टी पे आए ना इक्वल टू के पे, तो गाड़ी जो थी ना ए ने ओवरटेक कर लिया कार बी को, ठीक है। तो बेसिकली के नाम है उनका, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना, डिस्टेंस जो के की टाइमिंग पे थी दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तभी ओवरटेक कर पाएगी ना। बेसिकली बी ने काफ़ी ज़्यादा आगे डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन ए ने भी उतना ही कवर कर लिया जब के टाइम था। तो हमने भी फाइंड किया था डिस्टेंस उसका 15k माइनस 75। अब दूसरा का क्या होगा, दूसरे का भी एरिया निकालना पड़ेगा ना, जो हमारा था 12 वाली गाड़ी बी का, वो तो 12 पे चल रही थी, अब वो तो रेक्टेंगल बन रहा है, 12 इंटू के हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
3k इज इक्वल टू 75, तो k की वैल्यू क्या आ गई 75/3, k इज इक्वल टू 25 आंसर आ गया। वन सेकेंड मैं दोबारा बताता हूँ। शुरू के अंदर गाड़ी जो थी ना बी, वो जूम करके आगे चल गई। अब गाड़ी कारें थी, उसने स्टार्ट हुआ, खड़क खड़क करके ऐसे स्टार्ट हुई, स्पीड ले ली, ठीक है। अब गाड़ी भी मतलब भाई जन सुकून से एक ही स्पीड पे लेके जा रहे हैं। वो गाड़ी वाली एक कार है, वो देखो ना, वो एक्सेलरेट होती, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। अब होगा क्या, एक टाइम उसने कहा था जब के था कि वो गाड़ी की एक स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि वो कैचअप करके बी के साथ आ गई। उसके बाद उसने ओवरटेक कर लिया। मतलब जितना टाइम के सेकंड्स के बाद जो था ना, गाड़ी जो बी थी, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया था, वो गाड़ी ए ने भी उतना डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर उसको ओवरटेक करके ना आगे चलेगी। तो उसने कहा कि दोनों का डिस्टेंस सेम होगा के ऊपर, तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, आगे सॉल्व किया तो मुझे पता चल गया 25 सेकेंड्स के बाद गाड़ी बी मजे से 12 पे जा रही थी, गाड़ी वाला बच्चे जूम करके आगे चल गया। ठीक है, आखिरी वाला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ABC are three triangles. T1, T2, T3 are three transformations such that T1 of A is equal to B, T2 of A is equal to C, T3 of C is equal to B. The vertices of triangle A are 1, 0, 0, 1 and 1, 3. The matrix that represent T1 is equal to 2, 0, ये फाइंड करो ये। अब भाई जितनी लंबी से कहानी ऊपर लिखी है ना, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, तो मुझे कुछ खास में ना फ़ायदा नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यार एक सेकंड दो मुझे ज़रा, मैंने दरवाज़ा खोलना है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आ जाओ। सो हमने कहा मल्टीप्लिकेशन से पहले तो ऑर्डर लिखेंगे, तो 2/2 का तो पहला मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, फिर 2 रो 3 कॉलम। मल्टीप्लिकेशन हो सकती, नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन होगी। बाहर वाले नंबर बताते हैं आपको आंसर मैट्रिक्स 2/3, मतलब 2 रोज 3 कॉलम। अब लेवल थोड़ा सा कर लें बैठ के, बिकॉज आसानी हो जाती है ना। मैं ये नहीं चाहता कि मैं दाएं बाएं उंगलियां घुमाता रहूँ कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये टॉप रो है और ये बॉटम रो है, ये टॉप लेफ्ट है, टॉप मिडल, टॉप राइट है। क्या हुआ एकदम से इसको, वो सिलेक्ट खत्म हो गया। बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडल, बॉटम राइट। मल्टीप्लाई करते हैं अब, एरो लेफ्ट से राइट जाएगा, दूसरे वाला ये अप से डाउन जाएगा, तो टॉप लेफ्ट का क्या होगा। अब याद रखो, एरो की टेल से मल्टीप्लाई होती है, एरो का हेड एरो के हेड से मल्टीप्लाई होता है। 2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 0, 2 प्लस 0, आंसर आ गया 2। टॉप मिडल 2 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स 1, 0 प्लस 2 अगेन 2, आंसर आ गया इसका। टॉप राइट 2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 3, 2 प्लस 3 2 6, 8, आंसर आ गया। बॉटम लेफ्ट, अब नीचे वाले बॉटम वाले एरो को करते हैं, 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 0, 0 प्लस 0, आंसर आ गया 0। बॉटम मिडल 0 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स 1, 0 प्लस 1, आंसर क्या गया 1। बॉटम राइट क्या हो गया, 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 3, 0 प्लस 3, आंसर क्या हो गया 3। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया 0 2 2 8 0 1 3, ठीक हो गया। A matrix that represent T2 is equal to 2 0 0 1, find the inverse of matrix। ये भाई इनवर्स का तरीका क्या था, 3 स्टेप से। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करो, पहले मुझे पेन सेलेक्ट करने दे। ओ मेरा वन नोट बनने वाला है, नहीं प्लीज़, शीट वेट वेट करेंगे हम सब्र करेंगे, सब्र करते हैं प्लीज़, सब्र का फल मीठा होता है। आ गया फल, अच्छा चलो। हाँ, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है पहले, T2 लिख देता हूँ साथ ही। डिटर्मिनेंट क्या था, ए डी माइनस बी सी, तो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी।
तो आंसर क्या बन गया 2 डिटर्मिनेंट का। एडजॉइंट क्या बनता है, ए और डी को फ्लिप कर दो और बाकी के साइन चेंज कर दो। अब जीरो के साइन चेंज ना करो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, माइनस जीरो तो होता नहीं है ना। अब इनवर्स ऑफ क्या होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। ज़्यादा कोई वर्किंग नहीं करनी है इसके अंदर। द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन 3 इज एम, T3 उसने दे दिया, उसने कहा एम में फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अच्छा भाई ऊपर मुझे ज़रा देखना है। अच्छा T3 कहता है T3 इज क्या नाम है, C इज इक्वल टू बी, सो T3 C इज इक्वल टू बी, उसने ये लिखा हुआ था ना T3 ऑफ C इज इक्वल टू बी। ठीक है, सो अब इसको हमने करना ये है कि चलो भाई कंप्लीट करें। तो हमें तो आज उठक बैठक सही लगी हुई है, ऑफिस में बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा भाई मैं ना क्लियर बताता हूँ दोबारा, होपफुली अब कोई नहीं आता। T1 ऑफ ए करता है बी पे लेके जाता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था T1 ऑफ ए, उसका आंसर आता है बी, ठीक हो गया। T2 ऑफ ए आंसर आता है सी। फिर T3 का क्या था, T3 भाई जन किसके साथ आ रहे थे, T3 ऑफ सी इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब भाई देखो करना ये है कि सिलेक्ट पहले कर लेना दो प्लीज, चलो आई गेस मैं नहीं कर सकता सिलेक्ट। ए है, बी है और सी है। आप ए से बी पे जा सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन T1 लगा के, आप ए से डायरेक्टली सी पे जा सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन T2 लगा के, आप बी से सॉरी आप सी से बी पे आ सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन T3 लगा के। ठीक है, अब उसने कहा कि भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं आपको नहीं बताऊंगा T3 क्या है, खुद सोचो क्या है। मैंने कहा भाई मैंने भी वर्किंग क्या की हुई है, ऊपर मैंने क्या चीज़ की वर्किंग की हुई है, T1 की थोड़ी सी की हुई है और ये इन्वर्स की है, T2 का मैंने इन्वर्स निकाला। अब देखो एक तरीका है ना कि मैं डायरेक्टली यहाँ से मैं यूँ आ जाऊँ, एक तरीका है मैं T2 के रास्ते से मैं उल्टा आऊँ, कंडक्टर बस वाले से मैं लड़के मैं उल्टा आ जाऊँ, फिर मैं यूँ चला जाऊँ। अब मुझे T3 तो पता नहीं है, अब T3 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो T2 का उल्टा कर दूँ, उल्टा क्या होता है इन्वर्स, तो T2 का जो है मैं इन्वर्स को करूँ, फिर मैं उसको कर दूँ सो आगे मल्टीप्लाई T1 के साथ। T2 का इन्वर्स जो है बेसिकली T2 का इन्वर्स, एक सेकंड रुको गाइस, मुझे एक सेकंड दो प्लीज़। हाँ भाई सॉरी यार, मैं बार बार उठ बैठ करके मैं भी थक गया। अच्छा T2 का इन्वर्स मैंने फाइंड किया था, वो क्या था, वो ये था 1/2 1002, ये था। और T1 क्या है, T1 भाईजान उसने मैंने ऊपर लिखा हुआ था, T1 है 2201। ठीक हो गया। अब सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। पहले मुझे जल्दी से ना इरेज करने दो ये सारी चीज़ें, मैं जल्दी से स्क्रीन क्लियर करूँ फिर हम आगे करते हैं। अच्छा भाई ये देखो मैंने थोड़ी सी ना एडिटिंग की पावर यूज़ की, मैंने सारा जो मैंने एक्सप्लेनेशन थी वो ख़त्म की, मैंने टी वो आगे वाले कर दिया। मैंने कहा देखो 2/2 मैट्रिक्स आपस में दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर 2/2 का ही आएगा। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि अब मैंने वो लेबल कर लिया टॉप लेफ्ट टॉप राइट अपना बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट। मेरा कर्सर फिर गायब हो गया, मुझे ढूंढना पड़ेगा, चलो ठीक है। अब अगेन टॉप लेफ्ट और क्या नाम है, अब टॉप और राइट वाले से करना पड़ेगा, तो मैं पहले लिखता हूँ टॉप लेफ्ट, एरो की टेल से मल्टीप्लाई होगी, एरो के हेड से 2 + 0 आंसर आ गया 2, टॉप लेफ्ट आ गया 2, टॉप राइट 1 × 2 + 0 × 1 आंसर आया 2 प्लस क्या कहते हैं 0 2 आंसर आ गया। ओ ये मैं फाइनल आंसर में क्यों लिख रहा हूँ, ये मुझे फाइनल आंसर में नहीं लिखना चाहिए, ये मुझे लिखना चाहिए इधर, फाइनल आंसर नहीं है, मैंने गलती अपनी पकड़ ली। अच्छा बॉटम
लेफ्ट, अब बॉटम वाला एरो, 0 टाइम्स 2, 2 प्लस 2 टाइम्स 0, आंसर आ गया 0 प्लस 0, आंसर आया 0। एंड बॉटम राइट क्या होगा, 0 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 1, 0 प्लस 2, आंसर आ गया 2। और 1/2 बाहर रह गया था, उसको भी हमें सॉल्व करना है। तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया। मैंने कुछ गलती की है टॉप राइट में। मैंने क्या गलती की है, टॉप राइट में मुझसे कुछ गलती की, मुझे एक सेकंड तो, ये जो मैं वन नोट में दोबारा खोलना पड़ना है। चलो चल जा। वन नोट एंड पे आके मरने वाला हो जाता। ठीक है, तो अगर कटिंग करोगे तो 1/2, 2, 0 एंड 1, तो 1, 2, 0, 1 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेपर कंप्लीट। ठीक हो गया। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे एंड पे आके, मेरा ओबीएस भी अपना वन नोट भी मेरा रोने वाला हो गया कि कितना काम कराओगे मुझसे। ठीक है, सो मैं भी वो पीछे प्रेप कर रहा था टॉपिकल्स वगैरह का भी, तो इस वजह से वन नोट बहुत लैग की है। सो दिस इज़ इट। मैं इसको क्या नाम है एंड पे आगे ड्राइव लिंक भी शेयर कर दूंगा। सो दिस इज़ द एंटायर पेपर। दिस वॉज अ बिट ट्रिकी, बीच में क्या नाम है 3 जगह हिकअप्स आए। सो वंस अगेन क्या नाम है, पेपर सॉल्व करने से पहले उनकी टेक्निक याद करें जो इस तरह की हिकअप के लिए खसूसन, क्योंकि इस तरह की हिकअप आपको क्या नाम है पेपर के अंदर तंग करेंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्ट्रेस मैनेज करना आपने, और पैनिक नहीं करना। ठीक है, एंड अगेन हम क्या नाम है, मैं इस तरह की 2-3 4 और पास पेपर्स की भी वीडियो अपलोड करूँगा। वन थिंग इज़ क्या नाम है, मैं एक नई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, 2-3 क्लिप्स वगैरह मैं ऐड करूँगा वीडियोज़ के अंदर, जिसके अंदर जो की डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जैसे मेंसुरेशन के अंदर आपका वो P1 के अंदर आता है, एक ग्रिल टाइप क्वेश्चन बना देता है कि जिसके अंदर ग्रिल्स के छोटे छोटे होते हैं, जैसे जालियाँ नहीं होती, छोटे छोटे गैप्स होते हैं उनका, वो कहता है एरिया बताओ किस तरह से आ रहा है। वो सिलेंडर के अंदर स्फेयर वाला क्वेश्चन, इस तरह के डिफिकल्ट जो क्वेश्चन हैं, उस तरह की भी मैंने क्या नाम एक सीरीज छोटी सी करूँगा इस मंथ के अंदर, ताकि जो अक्टूबर नवंबर में कर रहे हैं उस तरह के जो मुश्किल क्वेश्चन हैं उनको वो इंटुइटिवली किस तरीके से कर सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह कर सकते हैं। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दोज। तो मेरा कोशिश होगा कि वीक के अंदर 2 पास पेपर्स अपलोड हो जाएं एंड 1 और 2 इस तरह की के नाम है वीडियो अपलोड हो जाए, जिसके अंदर ये की क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन जो वो उसके अंदर कवर हो जाएं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। होप यू गाइज हैड अ ग्रेट टाइम। गुड लक फॉर एग्जाम। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।